नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी में उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। और आज के हमारे जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले CWC की जो मीटिंग हो रही है उसमें रेवंत रेड्डी भी जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी CWC की मीटिंग में 2 दिवसीय मीटिंग में जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि दिल्ली में कल एक बड़ा मतलब पॉलिटिकली अगर देखें तो बड़ा एक वो सामने आया है, बड़ी घटना सामने आई है कि बीजेपी के एक लीडर हैं जो कि एक कॉलोनी में जाके महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में BPSC के स्टूडेंट्स कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के भी वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। और चौथी खबर है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2 दिवसीय CWC मीटिंग के लिए आज कर्नाटक के बेलगावी जा रहे हैं और उनके साथ तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौर, उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदर जो है वो क्या बोलते हैं दामोदर रासिम्हा और MLC जीवन रेड्डी भी होंगे। वहीं अगर हम बात करें अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के चुनाव के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में CWC की बैठक आज दोपहर 3 बजे से बेलगावी में शुरू होगी। कांग्रेस 10 सालों से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्य की सत्ता से दूर होती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को एक बार फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव की हार के हताश पड़ी कांग्रेस ने अपने 200 सिपाहीसालारों के साथ कर्नाटक के बेलगावी में 2 दिनों तक मंथन करने का अभी जो ऐलान किया है, आज 3 बजे से मंथन करेगी। इस दौरान पार्टी अपने संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्मचिंतन करने के साथ देश की सियासत में अपनी रिवाइवल का भी रोड मैप तैयार करेगी। इसके साथ ही बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की स्ट्रेटजी भी तैयार की जाएगी। तो शायद जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जा रहे हैं बेलगावी, और बेलगावी में कर्नाटका में जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, वहाँ के CM, डिप्टी CM और जितने भी मंत्री हैं या कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे इस प्रोग्राम को अच्छे से करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से अभी यहाँ पे भी एक चीज़ सामने आती है कि कभी कभी कोई भी ऐसा इंसान कुछ बोल देता है, जिस तरह BRS भी बोलती रहती है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से यानी मुस्लिम समुदाय से कोई भी मंत्री नहीं है। और जिस तरह से अभी उन्होंने बोला था कि आंध्र प्रदेश में भी कोई उससे कोई मंत्री नहीं है, तो इसका क्या असर है? मतलब अगर ये वहाँ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, हालांकि जो पार्टी आलाकमान है उसको सब पता होता है कि कहाँ पे किस समुदाय से कितने मंत्री हैं, कितनों को मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई मंत्री नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी कोई मंत्री नहीं है। आंध्र प्रदेश में NDA की गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू की, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस को लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पे कांग्रेस जिस तरह से जीत के आई है वो वाकई साउथ के 2 ही स्टेट कांग्रेस के पास है, कर्नाटका और एक तेलंगाना। वहीं अगर हम उसकी बात करें हिंदी बेल्ट की, तो उसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश है, उसके अलावा जहाँ भी है गठबंधन में है। तो जिस तरह से आज गए हैं रेवंत रेड्डी, इस पर कुछ बात हो पाएगी कि जिस तरह से भी हम बात करते हैं मुसलमानों से रिलेटेड, तो हम अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी अभी तक मंत्री क्यों नहीं बना पाए, और जिस तरह से यहाँ पे मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं उस पर भी क्या बात हो सकती है? देखिए, कांग्रेस यहाँ पे जो कर्नाटका में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में कई एजेंडों पे बात की जाएगी। अगर हमने तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, इस प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महेश कुमार गौड़, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा के साथ MLC जीवन रेड्डी भी जा रहे हैं।
इनके साथ साथ तमाम और भी जो राज्य हैं उसके बड़े बड़े नेता इस कर्नाटक में CWC की जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि 200 जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम बेलगावी की बात करें तो बेलगावी इसलिए चुना गया है क्योंकि 100 साल पहले ठीक उसी जगह पे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने यहाँ पे एक बैठक की थी और इसीलिए आज इस जगह को चुना गया और 100 साल पूरे होने पर फिर से वहीं पे गांधी परिवार कह ले जो गांधी महात्मा गांधी की जो राह जो रास्ते हैं जो बताए गए थे उसी राह पे चलते हुए 100 साल बाद फिर उसी जगह को चुना। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ऐसी बैठक की है। आपको बता दें इसके पहले भी अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की तो उसमें कांग्रेस को एक अच्छी खासी सीटें मिली थी। 99 सीट कांग्रेस खुद लाई थी, लेकिन अब उसके बाद से लग रहा था कि शायद कांग्रेस जो राज्य में इलेक्शन है वो जीत जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक के बाद एक, अगर हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या और राज्यों की बात करें, वहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ से जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर कांग्रेस के सामने एक और चिंतन का विषय सामने आ गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 2024 के बाद जिस तरह से लोकसभा में उसने एनडीए को टक्कर दिया है तो आने वाले वक्त में शायद कांग्रेस के लिए और राह आसान हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि अगर हम बैठक की बात करें तो इसके पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन और छत्तीसगढ़ रायपुर में अधिवेशन कर बीजेपी को एक नई रणनीति करार दिया था। अगर हम बात करें तो इसके पहले भी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इसके पहले 2 बार कांग्रेस की बैठक हो चुकी है। और आपको बता दें कि उदयपुर, जो छत्तीसगढ़ का उदयपुर है, वहां से ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू हुई थी। और देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर किया, उसके बाद राहुल गांधी के एक अलग तरह से फेस क्रिएट किया गया और काफ़ी कांग्रेस को मजबूती भी मिली। उसके बाद यही शायद नतीजा रहा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव रहा उसको लेकर एक अच्छी रणनीति बनी और उसका फायदा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका फायदा कांग्रेस को मिला। अब इसके बाद आज फिर जो जहां पे कर्नाटक के बेलगावी में जो ये बैठक हो रही है वहां पे 100 साल पहले महात्मा गांधी ने बैठक की थी और आज फिर उसी जगह पे करीबन 200 नेताओं की बात की जा रही है कि बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और इसी बैठक में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो वहाँ पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे बैठक की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो तेलंगाना में विधानसभा सत्र चल रहे थे, बीआरएस की जो एमएलसी के कविता, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हम चाहे पड़ोसी राज्य की बात करें या तेलंगाना की बात करें, कोई अल्पसंख्यक मंत्रिमंडल में शामिल न हो। लेकिन अभी भी तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है वो अभी खाली है। और रेवंत रेड्डी की बात की जाए तो लगातार बार बार दिल्ली के दौरे करते रहते हैं और इसी वजह से वो लगातार बीजेपी या बीआरएस की बात करें उसके निशाने पर रहते हैं। लेकिन अभी तक रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यक की बात की कि नहीं, लेकिन अभी तक यहाँ पे मंत्रिमंडल खाली है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से जो और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनके साथ साथ जो और 3 से 4 और नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक जो हमारे पास खबर है उस खबर के मुताबिक अभी तक कोई अल्पसंख्यक मंत्री शामिल नहीं है जो रेवंत रेड्डी के साथ उस बैठक में शामिल हो रहा हो। लेकिन कांग्रेस के लिए या फिर कह लें रेवंत रेड्डी के लिए काफ़ी एक चिंता का विषय है कि आखिरकार जिस से देखा गया कि एक साथ 4 से 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर लगातार कांग्रेस हारती गई। ये तेलंगाना एक ऐसी राज्य थी जहां पे कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी कहा जाता है कि तेलंगाना में जिस तरह से मुस्लिम वोट ज़्यादा है और मुस्लिम वोट जिधर जाते हैं उधर जीत होती है। पिछली बार बीआरएस को उसने सपोर्ट किया, मुस्लिम को जो भारी तादाद जो वोटर्स हैं, लेकिन बीआरएस जीती। लेकिन इस बार कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक की तरफ से एक भी मंत्रिमंडल में शामिल न करना, शायद अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसका भारी भरकम इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि तेलंगाना में अभी तक मंत्रिमंडल का सही से विस्तार नहीं हुआ है और कई मंत्री पद ऐसे हैं जो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यक को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है, इन सब चीज़ों पे भी डिस्कशन होना चाहिए। और पार्टी आलाकमान के पास जब आप जाते हैं, क्योंकि 1 साल का आपने 1 साल कंप्लीट कर ले, 1 साल में आपने अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार सही से नहीं किया, क्या वजह है ये रेवंत रेड्डी और आलाकमान को ही पता होगी। लेकिन अगर हम बात करें बेलगावी मीटिंग की, कांग्रेस की CWC की मीटिंग जो बेलगावी में हो रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर और महात्मा गांधी को एक साथ लेकर के चलना चाहती है। अंबेडकर के मामले में हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस ने काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात की थी राज्यसभा में क्या बोलते हैं अंबेडकर पे, उसके बाद से पूरे देश में कहीं ना कहीं अंबेडकर को लेकर की एक राजनीति शुरू हो गई। और वहीं महात्मा गांधी को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी अपने साथ चलती है, क्योंकि
कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी की वजह से बनी हुई है, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो आगे चलती रही, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अभी देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसको उठाया है, जो मुद्दे हो रहे हैं, चाहे वो छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, हर मुद्दे को उठाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें वो कुछ लोगों के साथ सब्जी मार्केट गए और सब्जी मार्केट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर एक सब्जी के दाम पूछे हैं, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है। वही अगर बात करें इस मीटिंग की, तो इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो चुनाव हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए ईवीएम पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया। उस पर एक रिपोर्ट भी पेश की गई है, लेकिन इस रिपोर्ट पे अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वही अगर दूसरी बात करें हम यहाँ क्या बोलते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की, तो महाराष्ट्र इलेक्शंस में कांग्रेस भी और उसके साथ में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो शायद जिस तरह से मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग से जैसा हमने पहले देखा कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 2024 का जब चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं रिवाइव कर रही है। जिस तरह से बीच में डाउनफॉल आया था उसके बाद अब रिवाइव कर रही है, और जिस तरह से अभी 2 राज्यों में वो गठबंधन में है, चाहे वो हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम ये किया कि जम्मू कश्मीर में जब गठबंधन में जीत हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने ये बोल दिया कि हमें मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, हम बाहर से हम मतलब उस मंत्रिमंडल में ना हो करके हम गठबंधन में आपका सपोर्ट करें। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई थी, और यहाँ तक कि बीजेपी में भी एक टेंशन पैदा हो गई थी कि इस तरह कैसे कर रहे हैं ये, हालांकि बड़ी पार्टियाँ। वही अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इस मीटिंग में उस चीज़ पे भी चर्चा हो सकती है कि एक ग्रुप इंडिया गठबंधन का ये कह रहा है कि इसमें ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए, ममता बनर्जी को इसकी कमान संभालनी चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी यहाँ आ गई, या कांग्रेस पार्टी नहीं 1-2 पार्टियाँ और है गठबंधन में जिनका ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी यहाँ आ गई, इन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले ली, तो और क्षेत्रीय पार्टियाँ नाराज़ हो सकती हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा वो जो होने वाला है चुनाव, उसमें केजरीवाल ने साफ तौर पे बोल दिया है कि हम जो है कोई गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस ने भी बोल दिया हम गठबंधन में नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या इंडिया गठबंधन पे जो इस समय चीज़ें चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी आना चाह रही हैं, मतलब है गठबंधन में, लेकिन वो बागडोर अपने हाथ में लेना चाह रही, मतलब वो कहीं ना कहीं आगे चलना चाह रही। इस मुद्दे पे बात होगी, और फिर दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर भी बात हो सकती है। देखिए, अगर कहा जाए तो इस वक्त कांग्रेस को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और करना पड़ेगा भी, क्योंकि वो विपक्ष में है। और सारी पार्टियों को जिस तरह से उन्होंने पहले उनको यूपीए के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस नाम को उन्होंने हटाकर इंडिया अलायंस बनाया, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती उनके साथ ये है कि सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना। ममता बनर्जी एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दो पे इस पर ध्यान दिया जाएगा। पहला बयान वो जिसमें अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर देखा गया कैसे संसद में खींचातानी चली गई। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये महंगाई और गरीबी और अमीरी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में सबसे ज़्यादा कांग्रेस इन 2 मुद्दों पर बहस करेगी। और उसी के साथ आपको बता दें कि ये बैठक आज 3 बजे से शुरू होने वाली है, 3 बजे शुरू होगी और 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। अब इसके साथ साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं, और सबसे खास बात ये कि ऐसा लग रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके कुछ सालों बाद उत्तर प्रदेश में आपको विधानसभा चुनाव होंगे, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, फिर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसी के साथ लग रहा है इस बैठक में जो एनडीए के माफ़ कीजिएगा जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है या फिर जो राज्य ऐसी हैं उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार इस राज्य में कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस राज्य में जो, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में एक एक करके जो राज्य में जो कांग्रेस सरकार थी वहां तो जीत के दूर की बात जो पहले सत्ता में थी उसको भी वापस नहीं कर पा रही है। तो इस मुद्दों पर भी चर्चा की जाएंगी। साथ साथ कहा जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी के साथ जो और भी तमाम नेता मौजूद हो रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मसले चल रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। इसी के साथ जो महंगाई कह लें या फिर और जो युवाओं की बात है, तो तमाम तरह की जो रोड मैप है वो तैयार किए जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से 2024 से पहले जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसके बाद 2024 में उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहा था, लेकिन अब इस बैठक के बाद से आने वाले विधानसभा चुनाव
चुनाव में क्या कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा किसी की नजर है तो बिहार के विधानसभा चुनाव की नजर है। और बिहार की अगर बात की जाए तो उसमें देखा गया बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इस वक्त वो भाजपा के साथ सत्ता में अलायंस के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि वो इंडिया अलायंस के साथ हुआ करते थे। लेकिन अभी जो ये 2 दिन की बैठक कांग्रेस की होने वाली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और कह ले तो इस बैठक के बाद जो भाजपा है उसके अंदर भी कई तरह के खला चल चुके हैं। और यहाँ पे जो 2 दिन की बैठक होने वाली है, इसमें 200 बड़े नेताओं के शामिल होना अपने आप में एक कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और 2 दिन बाद अब देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे रखे जाएंगे वो क्या सामने आते हैं, और क्या इस बैठक में सबसे ज्यादा जो कांग्रेस है वो किस मुद्दे पे बात करती है। और क्या जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया था कि ममता बनर्जी का भी इसमें शायद जो कि देखा गया कांग्रेस को लीड कर जो इंडिया अलायंस है उसको लीड करने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। तो क्या इस बैठक में उस बात को लेकर भी जिक्र किया जाएगा कि सच में इंडिया अलायंस है वो किसके फेस पे और आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल सही। जिस तरह से अब ये 2 दिन तक बैठक चलेगी, आज 3 बजे से शुरू होगी और 2 दिन तक चलेगी, उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी कि कहाँ पे इसमें क्या चीज़ मतलब किस किस जगहों पे क्या क्या बातें, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर इस बैठक की बात करें तो ये अपने आप में अहम इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटका की बात की जाए तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन पे हाल ही में MUDA का जो केस है वो चल रहा है, उनकी पत्नी और तमाम तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं। उसके बाद देखा गया कि विपक्ष की तरफ से जो भाजपा कैसे लगातार सिद्धारमैया को तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शायद सरकार गिर जाए, लेकिन कर्नाटका में अभी भी सरकार स्थिरता के साथ चल रही है। और एक वक्त ऐसा भी था कि लग रहा था DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच काफ़ी ज़्यादा खटास चल रही है, शायद इन दोनों की वजह से शायद फिर से कांग्रेस वहाँ पे टूटे। लेकिन तमाम दावे किए गए, तमाम तरह की बातें की गई, बीजेपी तमाम तरह की कोशिश की, जो कि पक्ष आरोप लगाता रहा कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी वहां पे स्थिरता के साथ सरकार चल रही है। और फिर उसी कर्नाटका में कांग्रेस की इस बैठक से शायद कर्नाटका में जो कांग्रेस सरकार है उसको और मजबूती मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां पे कांग्रेस और मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों पे बात कर सकती है, इन सब मुद्दे, ये भी सारे मुद्दे हैं। लेकिन वहीं आपने अभी बिहार की बात की। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से BPSC के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। BPSC ऑफिस के बाहर धरना दे रहे स्टूडेंट्स को पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हटे तो पुलिस ने बताया जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल BPSC ऑफिस के बाहर से स्टूडेंट्स को हटा दिया गया है। वहीं इस पर एक बड़ी खबर ये सामने है कि पूर्णिया से जो कांग्रेस सांसद जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने कहा है कि 70वीं BPSC PT परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर अभ्यर्थियों से वो मिलने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को कहा है कि ये गाली और लाठी भूलना नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। बिहार की बात की जाए तो देखा गया कि जब से वहाँ पे BPSC के एग्ज़ाम हुए, जो पटना में कुछ जो बनाया गया था यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ पे बच्चों ने दावा किया कि पेपर में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद BPSC जो बिहार की तरफ से उस सेंटर के पेपर जो परीक्षा माफ़ कीजिए जो परीक्षा उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अब वो बच्चे लगातार ये मांग करें कि परीक्षा जो हुई है BPSC की वो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ सेंटर था सबके रद्द किए जाए। इसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे अनशन में बैठे थे। कई छात्रों की तबीयत खराब हो गई, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था। कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे था, उसी दिन बच्चों का ये कहना है कि हमने कोशिश किया कि जो BPSC का कार्यालय है वहाँ पर जाकर हम उनको बधाई दें और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखें। देखा गया कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो अचानक आगे से पुलिस आती है और बगैर पूछे बगैर बात किए हुए उन पर लाठी चार्ज कर देती है। लाठी भी इतनी भयानक तरीके से चार्ज किया गया कि देखा गया कि एक जो छात्र है उसके गर्दन पे चोट लगी, वो वहां पे गिर गया, फिर बच्चे भागने पे मजबूर हुए। महिला छात्र भी हैं जिनके ये पूरा ब्लैक चोट आई है काफी। वो जो पुलिस प्रशासन वहां पे क्रूरता दिखाई, हालांकि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच हो। और छात्रों का ये कहना है कि हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों से कर भी रहे थे और वही दिन हम कल चाह रहे थे जो BPSC के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यालय है, वहां के सामने हम जाए, उनसे बात करें, उनसे मुलाकात करें और क्रिसमस डे पे हम उनको बधाई भी दें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बिहार में पुलिस ने उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, उसको लेकर जो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार मानी जाती है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। वही लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष में भी दो खेमे नजर आ रहे हैं। अगर हम दो
दो खेमे की बात करें इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस से जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन डंडों और गाली को भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बीपीएससी परीक्षा वापस नहीं लिया जाता है तो 1 जनवरी को पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। छात्रों से उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। लेकिन वही इनके बयान के बाद से अगर हम विपक्ष की बात करें तो इसके पहले भी माना जाता है कि विपक्ष में पप्पू यादव और जो राजद है तेजस्वी यादव, उनके बीच कुछ ज्यादा बनती नहीं है। इसी वजह कि जो राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने ये कहा है कि पप्पू यादव को अपना मसला है, लेकिन हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव जो कहेंगे हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि 1 जनवरी को जो पप्पू यादव ने बंद करने का ऐलान किया बिहार का, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिया और उन्होंने इसे बिल्कुल खारिज किया है। मतलब साफ तौर पे कि पप्पू यादव ने कहा तो उनका अपना मसला है, हालांकि विपक्ष में वो भी हैं। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम लोग भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी इस पर नजर बनाई है। उन्होंने वहां जाकर बच्चों से मुलाकात किए हैं, उनसे लेटर लिखकर हमने राहुल गांधी को दिया है। वही जब पप्पू यादव के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस पर पार्टी का नजरिया कुछ और है, हम बात कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने अगर 1 जनवरी को बंद करने का आह्वान किया है तो उनका वो अपना खुद का फैसला है। वही अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कि कहा जाता है कि बिहार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, उनके पार्टी के एक नेता मनोज भारती जब उन बच्चों से मिलने गए तो उनको बच्चों को खासा नाराजगी का सामना करना पड़ा और कहा यह भी जा रहा है कि उनको अपमान सहना पड़ा, क्योंकि बच्चों ने दावा किया कि 8 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं और आज आप यहाँ पर आकर हमसे मिल रहे हो, अगर आप पार्टी की तरफ से आ रहे हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप यहाँ पे चल जाए। हाँ, अगर आप व्यक्तिगत या कह लें किसी पेरेंट्स के तौर पे आए हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं, आप आए हमारे साथ बैठे, लेकिन इसमें पार्टी का भी कहीं पे जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, हम जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन का नाम दिया शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन। तो वो एक तरह से वहाँ पे जो तस्वीरें लगाई गई हैं, वहाँ पे गांधी जी की तस्वीरें लगाई गई हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से बिहार के पटना में, राजधानी पटना में जिस तरह से बच्चे के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, वहाँ पे सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से ही लगातार दावा किया जा रहा है कि हम बैठकें कर रहे हैं, हम बच्चों की बातें सुन रहे हैं। बच्चों ने जब पहली बार कहा कि पेपर लीक हुए तो हमने उस सेंटर के परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन पूरे परीक्षा का रद्द करना ये सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां पर नीतीश कुमार एक तरफ प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, वो अपनी सत्ता की गति को बढ़ाने के लिए प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वही राज्य के राजधानी पटना में लगातार छात्रों पर जैसे क्रूरता की जा रही है, जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है लाठियां किसी ऊपर आला अधिकारी के कहने के बगैर कहे वो बरसा नहीं सकती है। तो आखिरकार जिस तरह से जब बच्चे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने तरफ से ना कोई ईंट पत्थर चलाया, ना प्रशासन की तरफ कोई गालियां दी, ना उन पे कोई अलग तरीके से ऐसा व्यवहार किया जिसको लेकर सवाल खड़े हो। तो आखिरकार प्रशासन अचानक आती है और उन बच्चों पर जिस तरह से लाठियां चार्ज करती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस तरह से बिहार में एनडीए इस वक्त सरकार चला रही है और नीतीश कुमार का यह कहना है कि यहाँ पे सरकार पूरी तरह से मजबूती के साथ चल रही है, हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो इस मुद्दे पर सरकार आकर बच्चों से बात क्यों नहीं कर रही है और बच्चों के साथ बात करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि सरकार जो है वो बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, उसमें ये भी एक चीज़ है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अपनी खुद की यात्रा पर निकले हुए हैं और वो यात्रा पर निकले हुए हैं कि लोगों में या हमारी सरकार ने जो काम किया है वो काम कितना और कहाँ तक पहुँचा है, लोगों में कोई नाराज़गी तो नहीं है, इन सब चीज़ों को बात करने के लिए निकले हैं। वहीं देश का भविष्य जो है, जो कि स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस की थ्रू मरवाया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार में 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं, लेकिन इसके बारे में भी अभी पुख्ता कहा नहीं जा सकता है कि ये चीज़ें असर डालेंगी, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन लोगों में इस चीज़ के भी समझ कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हुई। और जिस तरह से आपने अभी बात की कि पीके की पार्टी के जो है मनोज भारती, वो जब उनसे मिलने गए तो लोगों ने वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं अपमान किया, ऐसा बोला जा रहा है कि अपमान किया। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जिस तरह आप देखें कि पीके ने अपनी इमेज बनाई है, पीके ने अपनी इमेज ये बनाई कि हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम रोज़गार पे ध्यान देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीके को खुद आना चाहिए था, पीके खुद आते और लोगों से मिलते। आप अगर एक पार्टी खड़ी कर रहे हैं और आप इस उसमें गुमान में हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं जो मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं, तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने जो जो कि उपचुनाव हुए उसमें आपने देख लिया था किस तरह का काम हो रहा है। और जिस तरह से पीके के बारे में बात की जाती, पीके के बारे में हमेशा से यही कहा गया है
कि पीके जो है वो बिहार के केजरीवाल बनना चाहते हैं। केजरीवाल से याद आया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां आम आदमी पार्टी हर रोज एक नए नए वादे कर रही लोगों से, एक नई नई घोषणा कर रही, वहीं बीजेपी के एक नेता प्रवेश शर्मा जिन्होंने अपने जहाँ के वो हैं वहाँ पे उन्होंने महिलाओं को पैसे दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने 1100 रुपये हर महिला को देकर मतलब ये कहा है कि ज़रूरतमंद महिलाएं थीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की, उनको गिरफ्तार करने, उनके घर पर ईडी की जांच करने का भी मांग की। उन्होंने कहा है कि एक नेता है जो कि इस तरह से पैसे बांट रहा है, उसके घर पे कितना पैसा रखा होगा, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं ईडी और क्या बोलते चुनाव आयोग देख रहा। क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस होने हैं, दिल्ली में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। उससे पहले जस्ट ये इस तरह के काम कर रहे हैं। यही अगर कोई और लीडर करता, जिस तरह से आपने देखा भी महाराष्ट्र में चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी के एक सचिव जो हैं, वो हालांकि बीजेपी के अच्छे पोस्ट पे हैं, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। उनके उस क्या बोलते हैं, उनके उस काम को छुपाने के लिए बीजेपी ने एक नया शोषा छोड़ दिया था, जो कि एक क्या बोलते हैं बिटकॉइन को लेकर के था। इस तरह से अगर बीजेपी के लोग ही ऐसा करेंगे, जो कि आप सत्ता में हैं, आप केंद्र सरकार में सत्ता में हैं, और आप एक इस मतलब क्या बोलते हैं नोट वोट फॉर नोट वाला जो मसला होता है, इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, कहा जाए कि अभी माना जाता है कि देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के पास पैसे हैं तो बीजेपी के पास है। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, देखा कि कैसे वोटिंग से 2 दिन पहले भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो खुले तौर पे होटल में पैसे बांटते हुए नजर आते हैं। वहाँ का नतीजा क्या हुआ कि बाद में जाकर महाराष्ट्र की सरकार बनी। अगर वही किसी विपक्ष पार्टी की होती तो अभी तक वो गिरफ्तार भी हो चुके होते हैं और न जाने क्या क्या मुकदमे उन पर लग गए होते। दिल्ली की बात किया, जो एक चीज और आपने कही कि अब तक उन पे कितने इल्जाम लग चुके थे, मुकदमे चल चुके होते, लेकिन एक सो कॉल्ड मीडिया जो दिल्ली में नोएडा में बैठा हुआ है वो उन पे कितने तरह के और इल्जाम लगाता, वो उनके पुराने वीडियोस निकाल करके दिखाता, लेकिन कल इस मामले में उतनी ज़्यादा खबरें आम नहीं हुई जिहादी नोट बैंक हो जाते हैं। खैर, अगर आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में अगर बात की जाए तो देखा कि कल जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने दावा किया कि आतिशी को झूठे केस में फंसाया जा सकता है। उसके तुरंत बाद आतिशी ने यह दावा किया कि प्रवेश वर्मा जो है वो खुले तौर पे महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बाद में जिस तरह से दिल्ली से कुछ ऐसी खबरें सामने आई, जिस तरह से मीडिया पे महिलाओं ने बाइट मतलब बयान दिया, उसमें साफ तौर पे ये नजर आ रहा था कि सच में प्रवेश वर्मा जो है वो 1100 रुपए पैसे बांट रहे हैं। जब इसकी तहकीकात की गई तो उनका यह दावा था कि मैंने उस जगह पर जाकर उन पीड़ित महिलाओं से मिला, उनका यह कहना था कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं, काफी गरीबी है। तो केंद्र में आप सत्ता चला रहे हैं, 15-10 साल से आप सत्ता में हैं, तो आखिरकार उस जगह पे इतनी गरीबी क्यों है? आपको इसमें मंथन करने की जरूरत है। ये भी कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, आप गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो महिला खुद इस बात का गवाह है कि वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 1100 रुपया दिया और कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम जीतते हैं, तो अगली बार वो 2500 रुपया हम उसको कर देंगे। कुछ महिलाओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद कहना है कि वोट, उनका कहना है कि वोट इसी पे देना है। सबसे खास बात यह कि कुछ महिलाओं का दावा यह है कि वहां पे ईसाई और मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोग, महिलाएं हैं, उनको पैसा दिया गया है। अब सवाल उनसे यह किया गया कि आखिरकार आपको कैसे पता कि मुस्लिम और ईसाई के जो धर्म के लोग हैं उनको पैसे नहीं दिया? तो उनका यह कहना है कि वहां पर जाकर वोटर आईडी कार्ड दिखाए जा रहे थे, वहां पे फॉर्म भरे जा रहे थे, उसके जरिए पता चल रहा था कि कौन से लोग किस समुदाय के लोग हैं, और वहां पे ईसाई और जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको पैसा नहीं दिया गया, बाकी जिस धर्म के लोग थे उनको पैसा दिया जा रहा था। अगर आज की हम बात करें तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कई उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि ये लोग हर वोटर को 1100 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुले आम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आप आज जैसे देशद्रोही बेटे पर शर्म आ रही होगी। अब उन्होंने उनके पिता का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जो प्रवेश वर्मा है, उनका यह कहना है कि कुछ साल पहले जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था बनाया था और उसी संस्था के जरिए हम आज महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और एक तरफ खुद जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी है उसने भी महिलाओं को अभी 1100 रुपये दे रही है, फिर सत्ता बनती है तो 2100 रुपये देने की बात की है, और आप 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपये आप बांटने की बात कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन के वक्त आप दिल्ली में पैसे बांट रहे हो। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं,
हम जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और जिस कार्ड पे पैसा दिया गया उस पर साफ ऊपर लाडली योजना लिखा हुआ है, तो आखिर आप किस योजना की बात कर रहे हो और किस महिलाओं की जो आप जरूरतमंदों की जो मदद है उसकी बात कर रहे हैं कि आप वहां पे पैसे बांट रहे हैं। महिलाएं खुद कह रही है कि नहीं, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप वोट हमें देना, और वहां पे अगर आप सच में किसी की मदद कर रहे हो तो वहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत क्या है। इसके मतलब साफ ये है कि आप वोटर आईडी कार्ड इसलिए दिखा रहे हो कि ये महिला वोट दे सकती है और उसी वोट के जरिए आप उनसे पैसे के जरिए आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी पे कैसे जो और नेता हैं लगातार उन पे केस हुए, सीबीआई जांच हुई, ईडी रेड पड़े, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी को वो नेता है और कहा यह भी जा रहा है कि उसी विधानसभा चुनाव से वो इलेक्शन लड़ेंगे, और यहां तक कि जो केजरीवाल है उन्होंने ये दावा कर दिया है कि दिल्ली के भाजपा से शायद मुख्यमंत्री चेहरे प्रवेश वर्मा ही हो। तो जिस तरह से अगर इस दरमियान अगर कोई विपक्ष का नेता होता, कोई कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का नेता होता, तो क्या अभी वो इतने खुले तौर पे पैसे बांटता या खुले तौर पे घूमता या मीडिया में बयान देता? अभी तक उस पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके होते। लेकिन प्रवेश वर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये अपने आप में जिस तरह से इस देश का लोकतांत्रिक या फिर कह ले जो मतदाताओं का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं वोट पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि एक इंसान जो है वो पैसे बांट रहा है, वो कह रहा है कि हम ज़रूरतमंदों को पैसा दे रहे हैं, उसके बाद फिर ये हो रहा है कि आप एक समुदाय को मतलब कुछ एक विशेष समुदाय को पैसा दे रहे हैं और बाकी को छोड़े दे रहे हैं। आप वहाँ पे कार्ड देख रहे हैं, आप वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम देख रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कल की, तो कल क्रिसमस डे था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको विश किया, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने सबको विश किया, लेकिन वहीं देश के कुछ हिस्सों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं जहाँ पे क्रिसमस मनाने को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। मतलब आप ये देखें कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग अगर कुछ कर रहे हैं, वो रोड पे जा रहे हैं, वो रोड पे निकल के कुछ भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग अपने यहाँ साइड में बैठ करके भी कुछ क्या बोलते हैं दुआ प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको भी ये लोग बख्शते नहीं। और जिस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व को लेकर चलती है। और कल जिस तरह से जो वीडियो सामने आई हैं, एक जोमेटो का बंदा था जिसको जोमेटो की तरफ से एक वो जो क्या बोलते सेंटा जो पहनता है टी शर्ट वो मिली हुई थी, वो पहन के जा रहा था, उसे रोक दिया गया। उसे रोक करके हिंदुत्ववादी संगठन जो है उन्होंने कहा ये उतार के फेंको तुम। वो कहने लगा भाई मेरा मतलब क्या बोलते आज का कुछ उसका कट जाएगा, कुछ परसेंटेज कट जाएगा। कहना कोई बात नहीं, उतार के फेंको। मध्य प्रदेश की वहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से आप देखें कि इस देश में धर्म को लेकर के इतनी सारी चीजें बनी हुई है, धर्म के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी के लोग ही हैं, या फिर आरएसएस ने जो अपने कुछ संगठन बनाए हुए, वीएचपी हो गए और भी कई हो गए, बजरंग दल वगैरह, ये सारे यहाँ पे सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। ये उस धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नफरत और ज्यादा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बोला जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब क्या बोलते धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा देश था, सॉरी अब नहीं रहा। यहाँ पे हर एक इंसान को अपना धर्म अपने हिसाब से जो भी मानता है, जिसको भी उस तरह करने की पूरी आज़ादी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आज़ादियाँ सभी से छीनी जा रही है, नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से छीनी जा रही हैं। मुसलमान अगर कहीं पे क्या बोलते हैं नमाज़ पढ़ लेता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ नमाज़ मत पढ़ो, ये रोड है और रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ा जाता है। वहीं पे अगर कोई क्रिश्चियंस वहाँ पे कुछ कर रहा होता है तो क्रिश्चियन को वहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ पे कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे उनके चर्च में जा करके उनको परेशान किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से वो कल उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी थी, उसी हिसाब से इस पे भी बात करनी चाहिए कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।